खुले सड़क पर अपने बच्चे को बेचने के लिए चीख रहा है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अपने बच्चों की भूख उनसे देखी नहीं जा रही और नाअहल हुक्मरान इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर नाजायज़ हरबे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठे हैं। जाली अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत करना, ये 22 करोड़ अवाम को अपना ग़ुलाम समझना है। और हम आज जो जदोजहद कर रहे हैं वो इस किस्म की हुक्मरानी से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा जिहाद है जो इस वक्त पाकिस्तान में इन अनासर के ख़िलाफ़ लड़ा जा रहा है। इस हवाले से कल यहाँ कोयटा में महंगाई के ख़िलाफ़ PDM की क़यादत में एक बड़ा अवामी मुज़ाहरा होगा, एक बड़ी रैली निकाली जाएगी और अपने इस मौक़िफ़ को उजागर किया जाएगा कि इस वक्त पूरी कौम को एक नाजायज़ और चोरी करदा वोट की बुनियाद पर हुक्मरानों के साथ मुकाबला है। और PDM इस हवाले से वो सियासी क़यादत है जो इस इंतहाई नाजुक माहौल में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हमने कौम को तन्हाई का एहसास नहीं दिलाना, हमने उसको ये एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना हैं, हम आपकी आवाज़ हैं और कौम के लिए और मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ना ये अपना फरीज़ा भी समझते हैं और इसे अपनी सआदत भी समझते हैं। बीस नवंबर को पेशावर में इसी तरह का एक बड़ा अवामी मुज़ाहरा होगा और वहाँ पर भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उसमें शरीक होंगे, पेशावर के अवाम उसमें शरीक होंगे और इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब मुज़ाहरा करार दिया जाएगा। कोयटा में मौलाना फजल रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PDM आम आदमी की आवाज़ है, महंगाई की चक्की में पूरी कौम पिस रही है। उनका मजीद कहना था कि अवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन हम अवाम के शाना बशाना हैं, हम अवाम की आवाज़ बनेंगे। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को पेशावर में एक बड़ा अवामी मुज़ाहरा होगा। कि नाजायज़ हुक्मरान और धांधली की पैदावार हुकूमत आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से अपनी जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ सीना सिपर होकर उसका मुकाबला कर रही है। असम्बली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ उनको कानून साजी में शिकस्त भी दे चुकी है और मुश्तरका इजलास में उन्हें अक्सरियत हासिल करने की जब उम्मीद न रही तो ऐन वक्त पर उसको मुलतवी भी कर दिया गया। आज जब दोबारा इजलास बुलाया गया है तो अफवाहें गश्त कर रही है और ये सिर्फ अफवाहें ही नहीं बल्कि हकीकत के करीब तर बातें हैं कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे
دباؤ میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر اور ان کے گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے۔ آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے؟ نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد، اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے، ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے، اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارا ملک ہے، اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت، تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں۔ ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اگر عوامی مظاہرے کر رہے ہیں، ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے یہ ناگزیر امر ہے، اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے، اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ امن و امان اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اور اس حوالے سے تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کے بوڑھے ماں باپ
ان کے آنسو بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے، خشک ہو گئے ہیں، ان کے دلوں کے زخم، اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن شقی القلب قوت ہے، وہ اس انسانی حق سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، ان راستوں سے ہم کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر انصاف کا تقاضا یہی ہے تو پھر ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری ملک میں ایسے واقعات، اور کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر کے ملک میں ہوتے ہیں، ایک آمرانہ ممالک میں، بادشاہتوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے جیسے جمہوری ملک میں بھی وہی واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا فرق ہے دوسرے ملکوں میں اور ہمارے ملک میں؟ کون حاکم ہے یہاں کا؟ نادیدہ قوت ملک کے حاکم ہیں یا آئین اور قانون کے روشنی میں کام کرنے والی قوتیں وہ ملک کے مالک ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے پورے ملک کے طول و عرض میں اضطراب پایا جا رہا ہے، تشویش پائی جا رہی ہے، اور ہم ایک مطمئن اور اضطراب سے پاک ایک سوسائٹی چاہتے ہیں، ایک معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہر انسان اپنے حقوق کے حوالے سے مطمئن ہو، اور اس پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے نئے مستقبل کو ہم تراش سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا صاحب، گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم کا جو بیان ہے وہ عدالت میں خود ایک سوالیہ نشان ہے، کیا ابھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب عدالت میں آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے، یہ چیزیں عدالت کے اوپر ایسے داغ ڈال رہے ہیں کہ جس سے ماضی کے تمام فیصلے مشکوک ہو جاتے ہیں، لیکن تاہم ہم پھر بھی اصول کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، آزاد اور خود مختار ایک ایسے ادارے بننے چاہیے کہ جو اس قسم کے بیانات کا تجزیہ کر سکیں، اس کے عوامل کو سمجھ سکیں۔ ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ تیسرا چوتھا جج ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، آن ریکارڈ کر رہا ہے، حلفیہ طور پہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس چیزوں کو جانچنا چاہیے۔ جس نے یہ بات کی ہے وہ زندہ ہے، اس سے پہلے بھی جو ججوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی زندہ ہیں، تو پھر اس طریقے سے ہر چیز پر مٹی پاؤ، اسے تو کام نہیں چلے گا جی۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے لاپتہ افراد کی بات کی، یہاں پر دو جو ہے نوجوانوں کو بلوچستان یونیورسٹی کا اسٹل سے اغوا کیا گیا ہے، اس حوالے سے تمام امتحانات بھی ملتوی ہو گئے، کل کے احتجاج کے ایجنڈے میں یہ بھی شامل ہوگا جو کل لاپتہ افراد کو؟ دیکھیے، ہم انسانی حقوق کی بات ضرور کریں گے، اور یہ پورے ملک میں ہے حضرت۔ تعلیمی اداروں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، دینی مدارس سے اٹھایا جاتا ہے، کالج یونیورسٹیوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اگر واقعی کوئی نوجوان اس قسم کے کسی عمل میں ملوث ہے کہ جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہماری نظر میں وہ جرم ہے، لیکن اس جرم سے نمٹنے کے لیے آئین و قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جبری طور پر یہ کیا معلوم کہ آپ نے کس کو سزا دی اور کیسے سزا دی؟ ایک خفیہ ادارہ اور اس کے چند افراد وہی سمجھے کہ ہم مطمئن ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے، یہ کافی نہیں، قوم مطمئن ہونے چاہیے۔ مولانا صاحب، نومبر کے بعد آپ کتنے مہینوں تک حکومت کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ میں وہ بات کروں کہ حکومت چل نہیں رہی، حکومت چلائی جا رہی ہے۔ ہم چلانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور چلنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اپاہج حکومت اور سہارے سے چلنے والی حکومت یہ حکومت نہیں کہلاتی۔ حکومتیں چلنی چاہیے عوام کے سہارے سے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے جب ہمارے اداروں کے ذمہ داران اور سربراہان اس پرائم منسٹر کو منتخب وزیر اعظم کے نام سے پکارتے ہیں، جب وہ ان کو اپنا باس کے نام سے پکارتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے۔
हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तनाब कर रहे हैं उससे कि कहीं बहुत ही ज़्यादा मुल्क में मामलात ख़राब ना हो। हम सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात सोचते हैं और सूरत हाल को बिगाड़ से बचाने के लिए सोचते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इन जज्बात का एहतराम किया जाए। मौलाना साहब हुकूमत कह रहे हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में ये जो आपका एहतजाजी मरहला चल रहा है, इसके बाद आपका क्या कोई लाएअमल होगा कौमी असेंबली में या सेनेट में, कोई तब्दीली तब्दीली के हवाले से? ये तो हालात में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। उनके इत्तेहादी जो हैं उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और कल ही शाम को जब इजलास बुलाया गया तो उसने एक मैसेज दिया कि शायद, लेकिन इसके दौरान हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। तो इसका माना यह है कि एक जबरी अक्सरियत है ना, एक ज़बरदस्ती वाली अक्सरियत और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। तो इस तरीके से खींच तान के और ज़बरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर और हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा, उसका कोई एहतराम नहीं होगा। इसका माना है कि मुल्क जबर के तहत चल रहा है। मौलाना साहब, वही हुकूमत ने ऐलान किया जो गैस है, सब्जियां आ रही हैं, उसके बाद दोपहर शाम मिलेगी। उसी दौर शौकत अजीज ने कल कहा है कि बिजली वाफर मिकदार में मौजूद, आप बिजली में गुजारा करें, तो क्या कहते हैं इस बारे में? हज़रत इनके होते हुए ना आप किसी बिजली की तवक्को रखें, न गैस की तवक्को रखें, न पेट्रोल की तवक्को रखें, न चीनी की तवक्को रखें, न घी की तवक्को रखें। यहाँ तो हर रोज़ आप सोचते रहेंगे कि कल कितनी कमी आएगी, कल नर्ख कितने बढ़ेंगे, कल रुपए की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ 175 से तो ऊपर चला गया है मामला और 180 के करीब जा रहा है। तो आम आदमी बेचारा बाज़ार में आपके पैसे की कीमत ही नहीं रही है जी। कहते हैं जी बाहर से जो पैसा आता है वो उस डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, उस घर को ज़रा पैसा ज़्यादा मिलता है। भाई उसको ये भी सोचना चाहिए कि यही पैसा जब बाज़ार में जाता है तो वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उस पैसे से कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होता जी। तो ये तो एक नुमाइशी किस्म की ऐसे दिल में खुश करने वाली बात है कि जहाँ मेरे घर वाले मेरे प्यारे कल 105 रुपये वसूल करते थे तो आज 170 रुपये और 75 रुपये और 180 वसूल करेंगे। तो वसूल तो करेंगे, लेकिन बाज़ार में जो हमें कल 105 में मिलता था वो आज हमें 180 में नहीं मिल रहा है वो चीज़ जी। हालत यहाँ तक चली गई। आपकी गुर्बतें पीपल्स पार्टी से बढ़ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ जाएगी? देखिए, इसको अब हम अभी तक कोई संजीदा अमल नहीं समझ रहे हैं। अगर बिलावल साहब मेरे पास आए हैं तो हमने तो कभी किसी को अपने घर में आने से नहीं रोका है। आए हैं, आधा घंटा गुजार के गए हैं। अगर उन्होंने खैरसगारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पीडीएम के साथ उनका मुस्तकबिल क्या है या क्या नहीं है इस पर तो बात ही नहीं हुई। मौलाना साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया, लेकिन खबरें यहाँ ये भी हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। इसमें कहाँ तक सदाकत है और हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। मौलाना साहब, हुकूमत कह रही कि मुल्की मईशत जो है वो बिल्कुल इंटीग्रेटर से ख़राब है, पीडीएम जो है मजीद मुल्की मईशत जो है वो तबाह करना, यानी इसका माना है कि वो हमें रोने का भी हक नहीं देते। यानी कौम रो रही है, हम रो रहे हैं, इसी बदहाली की वजह से एक आदमी कराह रहा है, चरपाई पर है, वो कहते हैं मेरा इलाज करो, और अगर वो चीख रहा है तो आप कहते हैं जी आप अपने इलाज को और मुश्किल बना रहे हैं। एक बेवकूफ़ी और हमाकत वाली हुकूमत है। इनके यहाँ जहालत, हमाकत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। न कोई विज़न है, न कोई सोच है, न कोई फ़लसफ़ा है। बस आ गए और हुकूमत पर बैठ गए। और वो लोग, और आप ही में से, आपकी मीडिया में से वो लोग जिन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाई थी, आज वो अपने सर पीट रहे हैं और अपने ऊपर लानते भेज रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमने क्या उम्मीदें वाबस्ता की थी। भाई एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों ऐसे जाहिलों से उम्मीदें वाबस्ता करता है? हम भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी तो इसी मुल्क में रहते हैं, हमारे पास भी जो वसाइल हैं तो इसी मुल्क के वसाइल हैं। हम भी तो इसी बाज़ार से जाकर ख़रीदते हैं और इसी मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने तो बहुत पहले कहा था कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत पहले कहा था। तो थोड़ा सा इन मिस्किनों गरीबों की बात को भी समझ लिया करें कि गरीब मुल्ला के अज़ाब पर कलमा भी पढ़ लिया करो।
मियां नवाज शरीफ का राब्ता हुआ है, जी, मियां साहब वापस आ रही है? हमारे राब्तों का माना ये होता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है मुल्क के अंदर, बस उन्हीं के आने का इशू है, वो फैसला उन्होंने खुद करना है, जब वो तशरीफ़ लाए। लेकिन आजकल दुनिया जो है वाबस्ता है। हमने कल भी जूम पर मीटिंगें की हैं, हम ऐसे आपस में बैठे रहे जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने सुन रहे हैं। मौलाना साहब, असद उमर का कहना है कि अगर अपोजिशन वाले यहाँ पर आए इस्लामाबाद में तो उनके साथ ये अचल होगा, लाठीचार्ज होगा, तशद्दुद होगा, तो क्या तो इसके बाद आप लोगों का है प्रोग्राम जाने? बढ़ के न मारा करें, हमें बढ़ के मालूम है कि किन भड़कों के लोग हैं। अगर अपोजिशन ने फैसला किया कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे, फिर क्या करोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? हाँ, लेकिन बलूचिस्तान में तो इत्तेहादी बन उनको और सहारा दिया। क्या बलूचिस्तान में अपोजिशन ने बाप पार्टी के एक मुखालिफ ग्रुप को सहारा दे के उसको आगे लाए। बलूचिस्तान की मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र ज़ाहिर है, जब मैं अपोजिशन में बैठा हूँ, जब ज़हरी साहब की हुकूमत थी तो हम अपोजिशन में बैठे थे, और अपोजिशन हुकूमत सारी आकर अपोजिशन में बैठ जाए तो फिर मैंने क्या करना है, मुझे बताओ उस वक्त पर। जब सारी हुकूमत अपोजिशन में आ जाए और मैं पहले से अपोजिशन में हूँ, और मैं उस वक्त भी लीडर अपोजिशन था और मैं आज भी लीडर अपोजिशन हूँ, और मेरे दामन में आकर गिर जाए सारे, तो फिर हमने तो उसी के मुताबिक फैसले करने होते हैं जी। वो ना आते तो हमने कोई दरख्वास्त तो नहीं की थी उनसे। अपोजिशन अपना कैंडिडेट भी तो ला सकती थी सीएमशिप के लिए यहाँ पे, जब साहब आपकी जोड़ी में आ गए। देखिए, हमने चूँकि हुकूमत में न आने का फ़ैसला किया था, हमने अपोजिशन में बरकरार रहने का फ़ैसला किया था, हमने बावजूद इस सारी सूरत हाल की तब्दीली के उनकी हुकूमत में शामिल न होने का फ़ैसला किया था, और उसूल पर हम कायम रहे हैं जी, हम अपने उसूल से नहीं हटते। पंजाब की हुकूमत गिराने में बताया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट है। वो कहते हैं कि ये उस्मान बुज़दार है, इसमें कहाँ तक कहते हैं, क्या कभी आप लोगों ने एहतजाज किया है कि पंजाब की हुकूमत गिराई जाए? पंजाब की हुकूमत गिराने से पहले ये सोचें कि मुतबादल क्या है, तो अगर मुतबादल उससे भी ज़्यादा ख़राब हो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए सारी चीज़ें को सियासतदानों पे ज़रा छोड़ दें, हम बड़ा ठीक ठाक फैसले करते हैं, सब कुछ बड़ा हिसाब किताब ठीक रखते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका जी। में मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पीडीएम आम आदमी की आवाज़ है, महंगाई की चक्की में पूरी कौम पिस रही है, आवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आवाम के शाना बशाना हैं, हम आवाम की आवाज़ हैं। 20 नवंबर को पेशावर में एक बड़ा अवामी मुजाहरा होगा। साथ ही साथ उनका कहना था कि नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ जहाद का सिलसिला जारी रहेगा।